नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इसी वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा देंगे आज के इस वीडियो में। और साथियों, ये जो टॉपिक है ना, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आपसे पूछे ही जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन देखना है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करिएगा, क्लास अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप में से कोई भी नए हैं तो फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिका है उसको मादा युग्मक कहा जाता है। साथियों याद रखना, मादा युग्मक यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? भ्रूण का विकास किस अंग में होता है, ये पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन सा अंग है जहाँ पर भ्रूण का जो है ना विकास होता है? तो साथियों गर्भाशय में। गर्भाशय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गर्भाशय यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? बताइए, इनमें से किनकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय के। गर्भाशय यहाँ भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? देखिए मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? करेक्ट आएगा साथियों चक्र के मध्य में। चक्र के मध्य में यानी 14वें दिन हम बोल सकते हैं, 14वें दिन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, मानव, देखिए मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साथियों मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है ना, यानी निषेचन की क्रिया किसको बोलते हैं? तो पुरुषों का शुक्राणु, और पुरुष का शुक्राणु जब साथियों मादा का या महिलाओं के अंडाणु के साथ जाकर मिलता है तो उसी को निषेचन बोलते हैं। और ये कार्य जो है वो डिंब वाहिनी में संपन्न होता है, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब, ये जो आप यहाँ पर नली पाइप के जैसा देख पा रहे हैं ना दोनों साइड, इसी को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं? टेस्टिस। तो देखिए पुरुषों में अंडकोश की संख्या कितनी होती है? 2 होती है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? ये टॉप 60 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे टोटल, और ये 60 क्वेश्चन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस को ये जिस टाइप से मैं आपको करवा रहा हूँ सारे तरह से तोड़ मरोड़ के, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है तो प्रोजेस्टेरोन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन, याद रखना। आगे देखिए, अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? देखिए ये है अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और गर्भाशय आपका ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ना लाल, ये गर्भाशय है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो अंडा है, ठीक है, ये जो अंडे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो अंडे हैं, इन अंडे को गर्भाशय तक कौन लेके जाएगा? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, यही लेकर जाएगा फेलोपियन ट्यूब, यानी जिसको बोलते हैं डिंब वाहिनी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नाम आप लोग याद रखिए साथियों। यहाँ पर देखिए ये जो आपको ट्यूब जैसा दिख रहा है दोनों साइड, ये फेलोपियन ट्यूब है, डिंब वाहिनी जिसको बोलते हैं। और यही ट्यूब के साथ जहाँ पर अंडा का अंडाशय कनेक्ट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं साथियों फ्रिम्बिया। ठीक है, और ये जो अंडे जैसा आपको दिख पा रहा है यहाँ पर, ये अंडाशय है। ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं इसको योनि बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नीचे आपको ऐसा योनि के ऊपर आपको ऐसा एक आकृति दिख रहा होगा। ठीक है, इसको जो है ना साथियों गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है, क्योंकि ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये अभी आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डिंब वाहिनी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
तो साथियों ये जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है ना, ये अंडाशय से निकलता है। कहाँ से? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अंडाशय। निषेचित अंडा किसके अंदर समाविष्ट हो जाता है, यानी निषेचित अंडा जो होता है किसके अंदर समा जाता है? तो राइट होगा, गर्भाशय में जाके समा जाता है, जिससे गर्भ का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गर्भाशय। अगला, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? ये ट्यूब मैंने आपको अभी बताया था, इसी को डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? बताइए, मादा प्रजनन कोशिका का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? तो मादा प्रजनन कोशिका यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंडा। इसको अंडाणु भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं? अंडाणु कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि मादा प्रजनन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करेक्ट आएगा, बीजांडसन के माध्यम से या अपरा के माध्यम से। और अगर ये दोनों ऑप्शन में ना मिले तो आपको प्लेसेंटा लिखा हुआ दिखेगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा रहे, बीजांडसन रहे, अपरा रहे, तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में दे उसके अनुसार आपको आंसर करना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, लव हार्मोन। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? साथियों, फेलोपियन ट्यूब के कुल कितने भाग होते हैं ये पूछा जा रहा है। याद रखना, फेलोपियन ट्यूब के तीन नहीं 4 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फेलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं। एक होता है इंस्ट्राम्यूरल या गर्भाशय जिसको बोलते हैं, एक होता है आपका इस्थमस, एक होता है एम्पुला, एक होता है इन्फंडिबुलम। ठीक है, याद रखना, ये सभी जो है ना भाग अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब के ये 4 भाग हैं। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? बताइए, प्रसव के समय कौन सा वो हार्मोन है जो गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गर्भाशय के 3 स्तर होता है साथियों, सबसे ऊपर वाला या सबसे बाहरी। ठीक है, सबसे बाहरी जो परत होती है ना, देखिए, सबसे बाहरी परत होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। सबसे मोटी परत जो होती है या बीच वाली उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदरूनी परत होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना ये तीनों नाम, पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी, बीच में या मोटी मायोमेट्रियम, और सबसे अंदरूनी होती है एंडोमेट्रियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? देखिए, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं के में जो नसबंदी होता है उसको कहा जाता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट के सिल दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि निषेचन ना हो। और ये ट्यूबेक्टोमी जो है ना किसको रोकता है? तो याद रखना, निषेचन को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, निषेचन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है साथियों, याद रखना, 28 दिन। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये पुरुषों में पाया जाता है मूत्राशय के ठीक नीचे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय। फेलोपियन ट्यूब का या किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? बताइए, अभी मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं। 4 भागों में कौन सा भाग है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है? याद रखना, एम्पुला में। एम्पुला ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? अभी आपको दिखाए थे गर्भाशय ग्रीवा किसको बोला जाता है। योनि के जो ऊपर में आपको दिखाए थे इस प्रकार से, वो गर्भाशय ग्रीवा था। और गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में कौन खुलता है? तो याद रखना, गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, गर्भाशय का निचला संकरा हिस्सा जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, योनि में ये खुलता है। ठीक है, देखिए, मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए में लिखा हुआ है 13 से 14 वर्ष की आयु से ये शुरुआत होती है, बिल्कुल होती है। जब शुरू होती है उसे रजोदर्शन कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। सी में लिखा है जब बंद होता है मासिक चक्र तो उसको रजोनोवृत्ति कहा जाता है, जो कि 50 से 55 वर्ष की आयु में होता है। ये तीनों एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, तीनों अपने आप में 3 अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये देख पा रहे हो ना, ये इस प्रकार से, ये जो है ना आपके क्या है, तो ये है शुक्राणु, और ये गोल जैसा ये अंडाणु। जब शुक्राणु जाकर अंडाणु पर क्रिया करता है तो उसी को हम निषेचन बोलते हैं, जिससे गर्भ का निर्माण होता है साथियों। ठीक है, तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं भाई? देखिए, क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं साथियों, जाइगोट। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, युग्मनज। मादा अंडे किस में बनते हैं?
तो मादा में जो अंडे बनते हैं वो किस में बनते हैं? देखो यहाँ पर अंडाशय आपको दिख रहा है ना, ये वाला अंडाशय है, यहाँ पर देख रहे हो आप, छोटे छोटे वाइट कलर में अंडे जैसा दिख रहा है, ये अंडाशय में अंडे बनता है ना, तो ओवेरी करेक्ट आंसर होगा, अंडाशय, ओवरी अंडाशय में। नेक्स्ट है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? बताइए, यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो साथियों, महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो है ना, ये मासिक धर्म से शुरू होती है, ठीक है, मासिक धर्म से, जिसको रजोदर्शन कहा जाता है, रजोदर्शन से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, जब रजोदर्शन दिया हुआ है तो यही आपका आंसर होगा, रजोदर्शन। निम्न में से द्विगुणित संरचना कौन सी है? तो इनमें से द्विगुणित संरचना किसकी है? तो द्वितीयक केंद्रक की, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो याद रखना 50 से 60, लगभग 50 ग्राम से 60 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी 60 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आकार एक छोटे नाशपाती का जैसे होते हैं, नाशपाती के जैसा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो पाया जाता है किसमें? देखिए, हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो कि वीर्य में पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बताइए, पुरुष हार्मोन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखना टेस्टिस से ही होती है, टेस्टिस यानी ब्रीसन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्रीसन। मासिक धर्म यानी पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? देखते हो ना, मासिक धर्म में, पीरियड में योनि में रक्त बहता है, ये किसके कारण बहता है? तो गर्भाशय की परत के टूटने से, याद रखना, गर्भाशय का परत जो टूट जाता है ना, तब रक्त बहता है। इनमें से पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? इनमें से पुरुष का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग जो है ना, वो ब्रीसन को कहा जाता है, ब्रीसन, याद रखना, ब्रीसन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, यहाँ पर पुरुषों का प्राथमिक यौन अंग ब्रीसन है, क्योंकि यह शुक्राणु और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। कार्पस लुटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्पस लुटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? तो कार्पस लुटियम जो है ना, ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। इसके अलावा जो है ना, ये रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन नामक अन्य हार्मोनों का भी उत्पादन करता है कार्पस लुटियम। निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? इनमें से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो ब्रीसन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अपरा या बीजांडसन का कार्य क्या है? अपरा या बीजांडसन का कार्य क्या होता है? तो अपरा, बीजांडसन या प्लेसेंटा, इसका कार्य होता है कई हार्मोन का उत्पादन करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ब्रीसन कोष का कार्य क्या होता है? देखिए, ब्रीसन कोष का कार्य होता है ब्रीसन का तापमान समान रखना, ठीक है, याद रखना। ब्रीसन में जहाँ पर शुक्राणु होता है, वहाँ ब्रीसन का जो तापमान होता है ना साथियों, वो नॉर्मली अगर देखें तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? बताइए, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? स्तनों का आकार, आवाज़ का पतली होना और मासिक चक्र, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शुक्रवाहिनी को काट देने से क्या होगा? शुक्रवाहिनी साथियों, जिससे शुक्राणु जो है ना टेस्टिस से निकलकर वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये अगर शुक्रवाहिनी को काट देंगे तो वीर्य तो आएगा, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होगा, वीर्य शुक्राणु रहित हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव मादा का गर्भकाल कितना होता है? मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 दिन, 1 साल, 7 महीना या 9 महीने, ठीक है, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा जनन अंग या एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? देखिए, करेक्ट आएगा 1 अंडाणु। अगला है, शुक्राणु बनने के क्रम में सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है? तो शुक्राणु बनने के क्रम में सबसे पहले जो कोशिका आती है ना साथियों, उसको शुक्राणुजन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा, ये दिख रहे हैं ना, टोपीनुमा संरचना जो होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो टोपीनुमा संरचना देख पा रहे हैं ना शुक्राणु में, इसको साथियों एक्रोजोम कहा जाता है। ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्रोजोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित होता है?
मादाओं में जो द्वितीयक लैंगिक हार्मोन आता है, जैसे कि मैंने बताया स्तनों का बढ़ना, आवाज़ का पतली होना, मासिक चक्र का आना, ये किस हार्मोन से प्रेरित होता है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा एस्ट्रोजन से। और ये कहाँ से स्रावित होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन? तो अंडाशय से। चलिए, शुक्राणु वृषण से बाहर किस मार्ग से आता है? तो शुक्राणु जो है ना वृषण से बाहर देखिए यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल शुक्रवाहिका से आता है। शुक्रवाहिका को ही वास्ट डिफरेंस बोला जाता है, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, शुक्राणु वृषण से अधिवृषण में आता है। ठीक है, जहाँ पर अस्थायी रूप से ये स्टोर रहता है अधिवृषण में, वृषण में बनता है लेकिन स्टोर रहता है अधिवृषण में अस्थायी रूप से। ठीक है, शुक्र वाहिनी से गुजरते हैं, फिर सखलन नलिका में प्रवेश करते हैं और अंततः मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के माध्यम से लिंग के रास्ते ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, पुरुष में यौन हार्मोन कौन सा होता है? तो पुरुषों में जो यौन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? अभी बताए थे ना, वृषण में बनता है, अस्थायी रूप से कहाँ होता है? अधिवृषण में, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी अधिवृषण करेक्ट होगा। अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कौन सी होती है? अंडे पर पाई जाने वाली जो द्वितीयक झिल्ली होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा, याद रखना, कोरोना रेडिएटा। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किस में प्रवेश करता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर है मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से अम्ल का निर्माण करती है? करेक्ट आएगा साइट्रिक अम्ल का, याद रखना। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये साइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। स्तन का निर्माण किससे होता है? महिलाओं में स्तन का निर्माण किससे होता है? तो ग्रंथि एवं वसामय उत्तक से, याद रखना। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? देखिए, गर्भाशय की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। अभी मैंने आपको बताया था। गर्भाशय की अंदरूनी परत कौन सी होती है? तो अंदरूनी परत गर्भाशय की जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, याद रखना। नेक्स्ट है, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो याद रखिएगा मायोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर ए। गर्भाशय की सबसे मोटी परत अभी मैंने आपको बताया था मायोमेट्रियम, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र से संबंधित है? वह इनमें से कौन मादा जनन तंत्र से संबंधित है? क्या वृषण मादा में होता है? नहीं। लिंग होता है? अंडकोश होता है? नहीं। गर्भाशय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गर्भाशय। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। ठीक है, देखिए यहाँ माफ करना, क्या बोला है? गर्भाशय के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो ग्राफियन पुटक है ना ये अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रसव क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रसव की बात करें तो गर्भधारण से लेकर भ्रूण बनने की क्रिया, भ्रूण को जन्म देने से पहले की क्रिया, भ्रूण को जन्म देने की क्रिया, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी। जब एक परिपक्व अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या अंग्रेजी में ओव्यूलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था कि शुक्राणु में टोपीनुमा संरचना होता है, उसको एक्रोजोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक्रोजोम। तो साथियों, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएं, इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।